हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, तो आप इसमें जाने थे कि वन से आप क्या समझते हैं और वन्य प्राणी क्या होते हैं, है ना। वन मानव का कैसे हम सफ़र है ना। वन का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, ठीक है। और पिछले वीडियो में आप जाने थे कि वन संपदा का ह्रास से कैसे हो रहा है और हम वन्य जीवों का संरक्षण कैसे दे सकते हैं। ठीक है, इसके कारण ही पढ़े थे प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, प्रदूषण जनित समस्या, आर्थिक लाभ के लिए। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि आर्थिक लाभ के लिए बहुत सारे वन्य प्राणियों का हत्या कर दिया जाता है ना। उनका शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जाता है। तो आज देखिए, वर्तमान समय में वन और वन्य प्राणियों का जो ह्रास होते जा रहा है, यह केवल भारत का चिंता नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, सभी देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे कि अगर हम इसे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक, आर्थिक स्तर पर देखें तो इसे स्वीकारा किया है। माने कई तरह के साहित्यविद, कवि, कलाकार इसकी चेतना के लिए अपनी रचनाओं से जनता को जागृत करने का काम कर रहे हैं, है ना। हर फिल्म में, हर कहानी में, हर भाषण में, है ना, जो बौद्धिक, है ना, जो बौद्धिक वर्ग में आते हैं, तो वो लोग मतलब अपने रचनाओं के माध्यम से जनता को काफ़ी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, कि वन और वन्य प्राणियों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसे संरक्षण करने का उपाय बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। इसके महत्व को बताया गया भारत में। तो इसका मतलब भारत तो धार्मिक महत्व के मामले अगर हम बात करें तो प्राचीन काल से ही, है ना, इसका साक्ष्य हमारे बौद्धिक मतलब धार्मिक ग्रंथों में मिलता रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मतलब पूजा पाठों में भी पेड़ पौधों का मतलब पूजा किया जाता है। जैसे आम का, केला का, नीम का, पीपल का, तुलसी का, बहुत सारे पेड़ों का पूजा किया जाता है। तो एक धार्मिक मुद्दे मतलब धार्मिक नज़रिए से भी लोग इसको संरक्षित करके रख सकते हैं, है ना। और पशु पक्षियों को देखें तो कई तरह के हम लोग विषैले जीव जंतु को भी मतलब भोजन देते हैं। तो हमारे भारत में तो मतलब प्राचीन काल से इसका संरक्षण का काम चल रहा है। लेकिन आज जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका शोषण लगातार होते जा रहा है और यही हम लोग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, मतलब भारत के शासक भी प्रकृति संरक्षण पर ज़्यादा बल दिए हैं, है ना। अगर हम जैसे जितने भी मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य जब चला, जहांगीर, बाबर, बहुत सारे महान शासकों ने, है ना, अपने मतलब शासनकाल में पेड़ पौधों को ज़्यादा संरक्षण दिया। इसी से कहानी मिलता जुलता आपका राजस्थान का है, जहाँ पे राजस्थान में एक बिश्नोई गांव है ना, जोधपुर जिला में एक अमृता देवी नाम की महिला, है ना, जो मतलब अपने क्षेत्र में 1731 में राजा के आदेश को मतलब पेड़ काटने के लिए मना करती है। मतलब राजा के जो क्रमी जाते हैं पेड़ काटने के लिए, महल बनाने के लिए पेड़ काटना होता है, तो महिला अकेले विरोध करती है ना। और जब बात राजा को पता चलता है तो राजा अपने पूरे क्षेत्र में मतलब वन और वन्य प्राणियों को मतलब वन को काटने से और वन्य प्राणियों को शिकार करने पर रोक लगा दिया हमेशा के लिए। तो ये सब दर्शाता है कि हमारे भारत में शुरू से ही मतलब वन और वन्य प्राणियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है ना। आज भी हम कई धार्मिक अनुष्ठानों में, कई पूजा पाठों में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का पूजा करते हैं, जो दर्शा रहा है कि मतलब शुरुआत मतलब पहले के भी लोग जो थे मतलब इनके प्रति सचेत थे। लेकिन अभी के लोग मतलब एक तरीके के इनको मतलब अता पता नहीं है कि मतलब कैसे इनको संरक्षण करना है। इसलिए सरकार देखिए हर तरह का मतलब मानव कार्यक्रम चला रहा है एक तरीके का, है ना, जल जीवन हरियाली, ये सब तरीके का, है ना, वृक्षारोपण का काम। तो सबसे एक ही उपाय यही होगा कि मतलब जितना से मतलब वन और वन्य प्राणियों को संरक्षण देने का सबसे बड़ा उपाय एक ही है ना, कि इसमें जितना से जितना हो सके पेड़ पौधा लगाने का प्रयास किया जाए। तो देखिए, आज राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी वन और वन्य जीवों के संरक्षण देने के लिए संस्था बना हुआ है। जैसे भारत में 1970 ईस्वी में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका संस्थान आपका कलकत्ता था, है ना, जो मतलब संयुक्त रूप से मतलब रेड डाटा बुक तैयार किया, है ना। आपके एग्जाम में रेड डाटा बुक आता है कि रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक देखिए, रेड डाटा बुक का मतलब है कि इस किताब में, है ना, जो प्राणी विलुप्त हो चुके हैं या जो प्राणी विलुप्त होने के कगार पे हैं या जिनका मतलब अस्तित्व खतरा में है, उनका सूची बनाया जाता है और उनको संरक्षण देने का काम किया जाता है। तो रेड डाटा बुक क्या है ना, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं या जिनका अस्तित्व संकट में है, उनका सूची बनाया जाता है ना, और उनको संरक्षण देने से संबंधित कार्यक्रम चलाया जाता है। तो आज देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण देने के लिए बहुत मतलब काम किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सम्मेलन हो रहा है। तो इस संस्था ने मतलब जितना भी है मतलब वन और पौधों और प्राणियों की जगत को चिन्हित कर दिया गया है कि जो जाति मतलब लगभग, है ना, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो पहला होता है सामान्य जातियाँ, जो मतलब कहने का मतलब वैसे जाति हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। दूसरा है संकटग्रस्त, जिनका अस्तित्व संकट में है ना, जो विलुप्त होने के खतरे पे हैं, जैसे कि भारतीय जंगली गधा गेंडा हो गया, पूँछ वाला बंदर हो गया, संगाई यानी मणिपुर का हिरन हो गया,
ये सब विलुप्त होने के कगार पे है। तो 5 भाग में बांटे, सुवेद जातियाँ भी है, दुर्लभ जाति, स्थानिक जाति, लुप्त जाति। ठीक है, तो भारत में वन मंत्रालय जो है, वन पर्यावरण मंत्रालय जो है ना, वह लगभग है ना कई तरीके संरक्षण के संबंधित कार्यक्रम कर रही है। तो इसी के बीच में देखिएगा है ना, वन्य जीवों और माने जो वन्य प्राणी हैं, जो वन्य जीव हैं, उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संबंध में एक मतलब कहने का मतलब है कि जब वन्य जीवों के, ध्यान दीजिएगा, जब वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है तो इसको कहते हैं इन सीटू। क्या कहा जाता है? इन सीटू, है ना। इन सीटू का मतलब क्या होता है कि जब वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है उसको कहते हैं इन सीटू, है ना। तथा इन्हें संकट से बचाना, मतलब कहने का मतलब इन्हें संकट से बचाने के लिए, है ना, मतलब कृत्रिम आवास बनाया जाता है, यानी कृत्रिम आवास से संरक्षण बनाया जाता है, उसको कहते हैं एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब उनके ही आवासों का संरक्षण देना, यानी जैसे पेड़ पौधे उनको नहीं काट करके हम उसको उनके आवासों का संरक्षण कर सकते हैं तो उसको कहेंगे इन सीटू। लेकिन जब उसका मतलब जब पेड़ पौधों का यानी वन्य प्राणियों का जब अस्तित्व संकट में हो जाता है, उनका आवास खत्म हो जाता है, तो जो कृत्रिम आवास बनाया जाता है यानी कि जैसे चिड़ियाघर है सब, उसको कहेंगे एक्स सीटू। तो एक सीटू जो है मतलब कहने का मतलब है कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए 3 क्षेत्र घोषित किया गया। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए 3 क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान, बिहार या अभ्यारण्य, है ना, तथा जैव मंडल। यानी कहने का मतलब कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए 3 संस्था है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए 3 तरीके का क्षेत्र है। जैसे पहला है राष्ट्रीय उद्यान, आपका राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है मतलब विहार या अभ्यारण्य, विहार या अभ्यारण्य। और तीसरा आपका है जैव मंडल। यानी 3 क्षेत्र में जीवों को संरक्षित, वन्य प्राणियों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है ना। और आज देखिए, आज राष्ट्रीय उद्यान का मतलब देखिए, सुनिएगा, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान ही है। तो उसका मतलब होता है कि ऐसा पार्क जिसमें मतलब वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि करना और उनके प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है, जिससे कि इनका संख्या लगातार बढ़ते जाए। ठीक है, तो इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है। इसमें बाहरी कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है, जैसे कृषि कार्य करना, है ना, या वन उत्पादों को एकत्र करना, पशुचारण करना, है ना, ये सब क्या है? वर्जित है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या टोटल कितना है? 85 है। कितना? 85, है ना। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को मतलब आपको दर्शाया गया, इसमें बताया गया है। तो हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 85। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है? वैसा पार्क जहाँ पे वन्य प्राणियों के तरफ मतलब प्राकृतिक आवास और उनके प्रजनन के अनुकूल परिस्थिति तैयार किया जाता है, जहाँ पे मतलब बाहरी हस्तक्षेप क्या होता है? वर्जित होता है। ठीक है, और हमारे देश में ऐसे स्थान कितने हैं? 85 हैं। दूसरा है कि बिहार क्षेत्र या अभ्यारण्य, यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पे वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं, है ना। यह निजी संपत्ति भी हो सकता है, कोई खास व्यक्ति भी अपना शुरू कर सकता है। इस क्षेत्र में कृषि करने, है ना, मछली पकड़ने, वन उत्पाद एकत्र करने मतलब सीमित मात्रा में छूट होती है। छूट होता है लेकिन एक लिमिटेड, जब उसका अस्तित्व संकट में हो तो छूट हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे चिड़ियाएँ बहुत सारी क्रियाएँ करती है, जैविक क्रिया होती है, जैसे घोंसला बनाना, बच्चे माने अंडे या बच्चे सेवना, बहुत सारा। ठीक है, दूसरा कि भारत में इसकी संख्या कितना है? 448। 448। ठीक है, यानी कि हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान का संख्या 85 है और बिहार या अभ्यारण्यों की संख्या 448 है। अगर हम बात करें जैव मंडल का, तो जैव मंडल यानी वैसा क्षेत्र जहां प्राथमिकता के आधार पे उसको संरक्षण देने का काम किया जाता है ना। और लगभग विश्व के 65 देशों में करीब 243, मतलब विश्व के अगर 65 देशों की बात करें तो 65 देशों में कुल 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है। और लेकिन भारत में इसका संख्या मात्र 14 है। कितना है? 14। ठीक है, तो आपके किताब में दिया है ना, कुछ प्रमुख है आपका राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो आपके एग्जाम में पूछा था, जैसे कि है ना कान्हा, है ना, पन्ना, पेच, सतपुड़ा, ये सब आपका मध्य प्रदेश में है ना। फिर बांदीपुर या सारावती कर्नाटक में, है ना। उसके बाद आपका है रणथंभौर या घना पक्षी बिहार, वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो मतलब इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो ऐसा है लगभग आप अपने किताब से याद कर सकते हैं, जो मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है। इसके बाद आगे देखिएगा, देखिए तो भारत सरकार आज हर स्तर पे मतलब सरकार राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ताकि जब इनका संख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो वन्य जीवों का संरक्षण ज़्यादा मिल सकेगा, है ना। तीसरा देखिए प्रजनन केंद्र, है ना, मतलब अगर वन्य प्राणियों को प्रजनन
है ना, परिस्थितियों के अनुसार मतलब उनको अनुकूल स्थिति नहीं मिलता, उनके प्रजनन स्तर में भी कमी आता है, और प्रजनन स्तर में अगर कमी आएगा तो उनका संख्या भी धीरे धीरे कमते जाएगा, है ना। तो भारत में देखिए मौसम परिवर्तन के कारण घड़ियालों की संख्या में भारी गिरावट आया है, ठीक है। घड़ियाल का प्रजनन दर काफ़ी कम हो गया। दूसरा, शिकार पर रोक लगा करके, यानी सरकार आज हर तरीके से वन प्राणियों का तस्करी और शिकार करने पर रोक लगा दिया है, किसी भी तरीके का शिकार करना गलत है। देखिए अब अगला है जैव अपहरण। सुनिएगा ध्यान से, आपके एग्जाम में एक आता है क्वेश्चन, जैव अपहरण से आप क्या समझते हैं? जैव अपहरण यानी कि देखिए, तो जैव अपहरण जो है आज आधुनिक मतलब इंजीनियरिंग और जैव तकनीकी का प्रतिफल है ना। जैव अपहरण जो है प्रकृति तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में, यानी जो इस प्रकृति को बनने में कई वर्षों का जो समय लगा, है ना, तो जब वन और वन्य प्राणियों के आनुवांशिक गुणों में जब हेर फेर किया जाता है, जब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के गुणों में जब हेर फेर किया जाता है तो उसी को जैव अपहरण कहते हैं, यानी कि गुणों को चुरा करके दूसरे जीवों में डाल देना, उसको क्या कहेंगे, है ना, जैव अपहरण कहेंगे। तो आज संपूर्ण समाज के लिए जैव अपहरण बहुत बड़ा समस्या बन गया है, ठीक है। जैसे कि जितने भी विकासशील देश हैं, है ना, और मतलब विकासशील देशों की जैव संपदा का विकसित देशों द्वारा अपनाई गई है, यानी कहने का मतलब है कि आज जो भी विकासशील देश में अच्छे अच्छे किस्म के पेड़ पौधे होते हैं, अच्छे किस्म के जीव जंतु होते हैं, है ना, तो विकसित देश करते क्या है कि वहाँ से उनके गुणों को चुरा करके अपने देश में ले जा करके तकनीक के माध्यम से, है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने देशों में उसको उपजा रहे हैं, जैसे धान का चावल, मतलब जितना भी है पेड़ पौधे, खासकर पेड़ पौधों में ज़्यादा ये सब चीज़ चल रहा है। पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाने वाला एक जानवर, पश्चिम अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहाँ पे एक पौधा पाया जाता है, नाम है बैजरीन नामक पौधा, इसी का प्रभाव है ना। उसमें होता क्या है कि बैजरीन जो है मतलब प्रोटीन की मिठास से चीनी 200 गुना मतलब 2000 गुना अधिक होता है, लेकिन इसमें कैलोरी का मात्रा कम होता है, और अमेरिका द्वारा इस मिठास का उत्पन्न करने का जीन पहचान कर लिया, मतलब अमेरिका वहाँ से मतलब उसका गुण हटाया उस पेड़ पौधे का, और अपने यहाँ जाकर उसको नए तरीके से एक पौधा लगाया, है ना। तो इस तरीके से लगभग किया जा रहा है कि मतलब हर तरीके का, है ना, जैव अपहरण किया जा रहा है, पेड़ पौधों को लेकर के वन्य प्राणियों तक का, है ना। इसमें होता क्या है कि एक जीव का गुण दूसरे गुण मतलब वहाँ से चुरा करके दूसरे जीवों में या दूसरे पेड़ पौधों में डाल देना। देखिए एक है आपके चैप्टर में, देखिए हॉट स्पॉट्स, है ना, हॉट स्पॉट्स। तो ये जो धारणा है, जो सोच है, इसका पहचान किए थे नॉर्मन मायर्स। कब किए थे? 1988 ईस्वी में। तो 1988 ईस्वी में हॉट स्पॉट्स का पहचान नॉर्मन मायर्स किए, है ना। और मतलब इसके आधार पे कहें कि मतलब इनका 3 शर्त था, हॉट स्पॉट्स का 3 शर्त। दो शर्त था। पहला शर्त था इसमें कि देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण करना, यानी देश में कितना प्रजाति है जो देशज है, सिर्फ अपने देश में पाया जाता है, और ऐसे प्रजातियाँ जो अन्य और कहीं नहीं पाई जाती, यानी कि देशज प्रजाति का मतलब जो सिर्फ अपने देश में पाया जाता है, जो कहीं विश्व में और कहीं नहीं पाया जाता है। दूसरा कि उनके अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना, यानी कि जो देशज प्रजाति हैं उनके अधिवास पर कितना अतिक्रमण किया जाए उसका सीमा निर्धारित किया जाए, यानी सरकार एक लिमिट तय कर दे, इतना ही जंगल कटेगा, इतना ही क्षेत्र को है ना मैदानी भाग में बदल सकते हैं। तो इसीलिए है ना लगभग कई तरह का मतलब पहचान मतलब हॉट स्पॉट जान गए कि नॉर्मन मायर्स इसका पहचान 1988 में किए। इसका 2 शर्त था, देशज प्रजातियों की पहचान करना, दूसरा उनके अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा को निर्धारित करना। इसलिए देखिएगा एक और परियोजना शुरू हुआ, बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया था 1973 ईस्वी में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब किया गया, है ना, 1973 ईस्वी में। इसका मतलब था बाघों की संख्या में कमी हो रही है, उसके मतलब बाघ को संरक्षण देना, है ना। और आज देखिए आज लगभग 1973 में जब इसका स्थापना किया गया, बाघ परियोजना का जब शुरुआत किया गया, तो 1985 में बाघों का संख्या था 4002, है ना। और जब संरक्षण दिया गया तो 1989 में हो गया 4334। इस तरीके से लगभग आज देश में भारत में 37,771 वर्ग किलोमीटर 761 वर्ग किलोमीटर पर 27 बाघ रिजर्व है ना। भारत में टोटल कितने बाघ रिजर्व हैं? भारत में 37 हैं बाघ, 37 बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं, बाघ रिजर्व क्षेत्र हैं, ठीक है ना। उसका क्षेत्रफल कितना है? 37,761 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरीके से बाघ को भी संरक्षण दिया गया, बाघों की संख्या को बढ़ाया गया, ठीक है। एक देखिए एक पॉइंट है आपके, है ना, इसमें क्लेप्टोपैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म, देखिए क्लेप्टोपैरासाइटिज्म का मतलब होता है कि देखिए इसमें
एक कैमरून के, है ना, कैमरून में एक बोरोरो जनजाति होते हैं जो स्वयं शिकार ना करके, है ना, शेरों की शिकार पर धावा बोलते हैं, है ना, जिससे होता क्या है कि शेरों की संख्या में कमी आते जा रहा है, और इसी को कहा जाता है क्लेप्टोपैरासाइटिज्म। यानी कि कैमरून के बोरोरो जनजाति द्वारा, है ना, शेरों द्वारा किए गए शिकार पर, यानी कि वो लोग खुद शिकार नहीं करते हैं, जबकि शेरों के शिकार पर, यानी शेर शिकार करता है उसी पे धावा बोलते हैं, उसी के शिकार को लेकर चले जाते हैं। जिससे शेर क्या होता है, शेर भूख से मतलब उसका मतलब संख्या धीरे धीरे मतलब मृत्यु दर ज़्यादा हो जाता है, इस कारण उसका संख्या क्या होता है, धीरे धीरे कमते जाता है। और शेरों की संख्या में जब ऐसे कमी आता है तो इस विधि को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्लेप्टोपैरासाइटिज्म कहते हैं। तो कैमरून के बोरोरो जनजाति, याद रखिएगा, कैमरून के बोरोरो जनजाति द्वारा जब शेरों के शिकार पर जब धावा बोला जाता है ना, जिससे शेरों की संख्या में लगातार कमी आता है, उसे क्या कहते हैं, क्लेप्टोपैरासाइटिज्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आपका समझ गए कि जैव अपहरण क्या होता है, हॉटस्पॉट्स का धारणा कौन दिए, बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ, और क्लेप्टोपैरासाइटिज्म क्या होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहेगा, और इसके बाद आपको पढ़ना है समुदाय और वन संरक्षण, यानी कि हम वन का संरक्षण कैसे करेंगे, और भारत में पिछले कई मतलब भारत में वन संरक्षण का कैसे कैसे मतलब विधि शुरू हुआ, और मतलब इसका प्रक्रिया क्या है, और वन संरक्षण से क्या लाभ है ना। तो अगले वीडियो आपको बताया जाएगा, तब तक आप इसको, है ना, नोट भी कर सकते हैं, और इसका आपका नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको आगे इससे बताया जाएगा।